जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए हैं परीक्षा से अति महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो को देखिएगा, आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आता है तो प्लीज वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बियर्ड ने किया। पेंसिलिन का आविष्कार जो किया वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एक्सरे की खोज जो की विलियम हॉटरटन ने की। और इंटरनेट की खोज भी ध्यान रखिएगा, विंडसर्फ और बाब काहन ने इंटरनेट की खोज की। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल BSF, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं, या पूछा वर्तमान समय महानिदेशक कौन है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जी वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख हैं या महानिदेशक हैं। बात करें सीमा सुरक्षा बल की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर, कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और महानिदेशक हो जाते हैं दलजीत सिंह चौधरी साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह साहब वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। बात क्यों हो रही CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके अधीन काम करती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और प्रमुख जो हो जाते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख हैं। बात क्या हुई रा की, जिसकी स्थापना हुई 21 सितंबर, कब हुई थी, तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे रामेश्वर नाथ काप और इंदिरा गांधी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और प्रमुख है इसके रवि सिन्हा। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। चलिए कुछ प्रमुख विटामिन और इसके रासायनिक नाम बताते हैं आपको। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है, जिसकी कमी से जो हमें रोग होता है रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफ्लोराल, जिसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है रिकेटस, और बड़ों में जो रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। यानी उसने खुद को धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की सर्वोच्च सत्ता अपने आप को मान लिया। मुबारक शाह खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसने जजियागढ़ समाप्त किया था, या अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी ऊंचाई कितनी, तो इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है।
8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई भारत की सर्वोच्च चोटी है या सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट की जो ऊंचाई जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है या 8,849 मीटर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल और चीन में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। और माउंट एवरेस्ट को जो नेपाली भाषा में कहते हैं वह सागर माथा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। या नंदा देवी यहाँ नंदा देवी पर्वत 7,816 मीटर है। यह दुर्लभ हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बाकी यहाँ बात हो रही उत्तराखंड की, जिसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। प्रारंभिक नाम था उत्तरांचल, 2007 में नाम बदलकर हुआ उत्तराखंड। वर्तमान समय इसकी दो राजधानियां, गैरसैंण जो कि गर्मी की राजधानी और देहरादून जो है शीतकालीन राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई। भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रणाली को अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार भी अमेरिकी संविधान से ही लिए गए। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा अपनाई गई। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह हम लोग ऊपर भी पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित या 1995 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो 1995 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना है। इसके वर्तमान सदस्य 164 देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाघ अभ्यारण्य को भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था। बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला टाइगर रिजर्व बना। भारत में वर्तमान समय 55 टाइगर रिजर्व है और 91 रामसर साइट से, यह भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है। सुदर्शन समिति ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना तैयार की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। यह खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक आयोजित किए गए थे। इन खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। भारत ने इस खेल महोत्सव में स्वर्ण पदकों की संख्या पहला स्थान प्राप्त किया था। एशियाई खेलों की शुरुआत ओलंपिक के तर्ज पर एशिया देशों को खेलों में एकजुट करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। भारत एशियन गेम्स फेडरेशन का एक संस्थापक सदस्य है। दिल्ली ने एशियाई खेलों को 2 बार मेजबानी की, 1951 और 1982 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित किस देश ने पहला AI महिला न्यूज एंकर पेश की। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली AI महिला न्यूज एंकर पेश की, आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन ने सबसे पहले AI महिला न्यूज एंकर पेश की। बात क्यों रही चीन की, तो चलिए चीन से कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में या विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब भारत के साथ प्रतिस्पर्धा में है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है। चीन की आधिकारिक भाषा मैंड्रीन है। चीन का अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इसका अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत का इसरो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में जैन धर्म अपनाया था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रबाहु के। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के मार्गदर्शन में दिगंबर संप्रदाय को अपनाया। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के सरवल बेलगोला चले गए थे और
जहां उन्होंने तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया। भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख माने जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील जो है वह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है या सिरमौर जिले में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, या इसे देवी रेणुका से जोड़ा जाता है जो भगवान परशुराम की माता थी। पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल है वह कृषि शामिल है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। इसमें वह सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति से संसाधन प्राप्त करती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल जो प्रमुख गतिविधियां हैं वह है पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन उत्पादन। अन्य क्षेत्रों में जो इसकी अन्य क्षेत्रों की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं निर्माण और उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, परिवहन आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यह भारत की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है। बुलर झील को एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। चलिए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो बुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है। डल झील जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पर्यटन झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उन्होंने 1997 में नासा के अंतरिक्ष यान STS जिसको बोलते हैं कोलंबिया स्पेस शटल 87 से पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यह 2 बार अंतरिक्ष गई। एक बार गई थी 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल 87 से, और दूसरी बार गई थी 2003 STS 107। इस मिशन के दौरान कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। मृत्यु जो इनका हुआ 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में। इन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक भारत से और उच्च शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई थी। इस आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ दी थी। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल जो है 1936 से 1943 के बीच। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जो कि 1939 में शुरू हुआ, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया। क्रिप्स मिशन 1942 भी इसी के समय आया था जब यह वायसराय था, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू भी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दादरा और नागर हवेली और दमन दीव का विलय किस वर्ष हुआ। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय किस वर्ष हुआ, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020 में। भारत सरकार ने इन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को एक किया। दोनों अब एक हो गए। 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आए। निर्माण गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का राजधानी क्या है, तो राजधानी दमन हो गए। यहाँ प्रशासक होते हैं तो वर्तमान समय में जो प्रशासक है वो प्रफुल्ल खोदा पटेल है। जिलों की बात तो 3 जिले हैं, दादरा नगर हवेली, दमन तथा दीव। राजभाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। सीटों की बात लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है वर्तमान में यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया था, चलिए बता दीजिए। इसको हम लोग बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया था, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा गया।
दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया 1998 में पोखरण द्वितीय के तहत ऑपरेशन शक्ति के तहत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला महिला वैज्ञानिक जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त किया था। भारत के पहली महिला वैज्ञानिक कौन है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असीमा चटर्जी। डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 1961 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस तत्व को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। किस तत्व को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। क्या कारण है, तो शुद्ध और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है यह, क्योंकि जलने में सिर्फ H2O यानी पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषक नहीं। ऊर्जा घनता अधिक है इसकी। हाइड्रोजन की ऊर्जा प्रति किलोग्राम डीजल या पेट्रोल से कहीं ज्यादा होती है, नवीन और अच्छे स्रोतों से प्राप्त है। इसे इलेक्ट्रोसिस, बायोमास और सौर ऊर्जा आदि से तैयार किया जा सकता है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अच्छी है। हाइड्रोजन का प्रयोग फ्यूल सेल्स में होता है जो बिजली उत्पन्न करते हैं और यह इलेक्ट्रिक वाहनों, स्पेस मिशन और ग्रिड में उपयोगी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद में जीरो हावर कब शुरू होता है। भारतीय संसद में जीरो हावर कब शुरू होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 बजे। भारतीय संसद में जीरो हावर की शुरुआत हर दिन 12 बजे होती है। या क्वेश्चन हावर प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद और लंच ब्रेक से पहले शुरू होती है। यह संसद की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक प्रचलन है, ना कि संविधान या नियम पुस्तिका में उल्लिखित कोई प्रक्रिया है। तो जीरो हावर की जो शुरुआत होती है दोपहर 12 बजे और समाप्त होता है लगभग 1 बजे। उद्देश्य क्या है, तो सांसदों को जनहित में जुड़े तत्काल मुद्दे उठाने की अनुमति देना। औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती लेकिन नियमित रूप से प्रचलित है। शुरू हुआ पहली बार 1962 में भारतीय संसद में इस्तेमाल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। किस एकमात्र भारतीय को अब तक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस एकमात्र भारतीय को अब तक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत सेन को। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ने उनके कार्य को सामाजिक न्याय और अर्थशास्त्र के बीच पुल के रूप में सहारा। अमृत सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच, सामर्थ्य दृष्टिकोण की अवधारणा थी। उन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित कई अन्य संस्थानों में प्रोफेसर रह चुके हैं। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। चलिए जापान से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, पर हुआ 2021 में। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराए हैं जापान पर। जापान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट फुजी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनघड़िया साहब। नीति आयोग की स्थापना जो हुई 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सीईओ और विशेष सदस्य शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अरुणरमा सिन्हा जो ऑप्शन में दिया है, यह पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। संतोष यादव जो ऑप्शन में ने 2 बार एवरेस्ट फतह किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है। बीच में अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको जानना चाहिए।
अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था और यह कब हुआ। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था और यह कब हुआ, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।